अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 100 स्टार्ट करते हैं जी। सेंचुरी पे हैं आप, नॉट आउट हैं आप, क्योंकि आपको पता है अभी भी आपने आउट नहीं होना इस लेक्चर के बाद, बल्कि 5-6 दिन के बाद, या उससे भी थोड़ा जल्दी हो सकता है, 3-4 दिन बाद भी हो सकता है। आप लोगों को फिर 2-1 दिन के लिए मैं मैसेज करवा दूंगा, आपको आना पड़ेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और भी। एक तो मैंने पहले आपसे ये कहा था कि मैं चलूँगा IS 16 की तरफ से, लेकिन अभी आज मैंने यही डिसाइड किया है कि जो मैं रिवीजन क्लास में चलूँगा तो मैं भी रिवर्स ऑर्डर के अंदर ही चलूँगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने भी अपनी जो भी रिवीजन स्टार्ट करनी है वो रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप रेशोज़ चल रही हैं। असल में ना रेशोज़ के इम्पॉर्टेंट हैं MCQs, उनको समझ कभी कभी उनकी नहीं भी आती, ठीक है ना। उसकी वजह ये होती है कि वो MCQs के अंदर हमें थोड़ा डाटा वगैरह कभी कभी अज्यूम करना पड़ता है डिसाइड करने के लिए। तो वो 2-4 MCQs भी आपको मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आप पहले कर लेंगे MCQs, अब टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क होगा ना, इसको तो मैंने 12 अगली क्लास में डाल दिया था, क्योंकि टाइम इतना मैनेज नहीं हो रहा। थ्योरी आज आप लोगों को करवानी है, इनमें से भी कोई ऊपर वालों में से भी कोई एक आधा सवाल रह गया तो वो भी इसी तरह से रिवीजन क्लास के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, करना क्या आपने, आपके पास बस अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो गई है, कुछ एक बातें आपको मोटी मोटी याद हो चुकी हुई हैं। आपने पास पेपर्स आज अटैम्प्ट किए होंगे 4, 5, 7, 6, तो उनके अंदर जो रीजंस आ रही थी मोर और लेस वही हैं जो आपके जहनों में बैठ चुकी हैं और आपके इंटरप्रिटेशन वाले सफ़े के ऊपर पहुंची हुई हैं। यानी अगर उन्होंने 5 बातें लिखी हुई हैं तो उनमें से 3 बातें 4 बातें आपकी भी तकरीबन वैसी ही मिलती जुलती हैं, तो ये मोर देन इनफ होता है, ठीक है ना। अब पर्चे के अंदर जो सोल्यूशन ICAP ने दिया, पर्चे में सारे बच्चों का 100% तो वैसा नहीं होता, ठीक है। अब वो अगर 5 चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है, तो आपने उन जैसी 2 या 3 लिख दी हैं, तो ये पर्चे के हिसाब से मोर देन इनफ है, ये 60-70% मार्क्स के लिए काफ़ी है। लेकिन बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखनी, इसीलिए मैं कोशिश करके ये टाइम इतना, ये एक्स्ट्रा टाइम जो लगा है, 2 दिन में रेशोज़ तो हो गई थी। अब पिछले 3 दिन से क्या कर रहा हूँ मैं, इसी कोशिश कर रहा हूँ कि आप छोटी छोटी बातों को जहन के अंदर रख सकें, ताकि छोटी छोटी बातें ही वहाँ पर लिखें, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन भी है। जैसे मैंने एक लिमिटेशंस की बात की थी, तो वहीं पर मैंने लिखा भी था, गालिबन मुझे याद नहीं है वो कहाँ पे लिखा था, वो मैंने लिख कर रख लिया था। इम्पोर्टेंस भी एक पॉइंट था, ये पर्पस एंड इम्पोर्टेंस, एक इस तरह की बात और भी रहती है। एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 बातें हैं करने वाली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब रिवीजन क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। आपने क्या करना है, आपने एक बार जो है वो सारे MCQs इस टॉपिक के भी कर लेने, ठीक है। अब तरतीब हमारी क्या होगी, मैं आपके साथ इसीलिए शेयरिंग इस तरह से कर रहा हूँ कि आपने इसी तरतीब में ही अपनी तैयारी को शुरू करना है, रिवीजन को। यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा था, ठीक है जी। सबसे पहले आपने रेशोज़ का चैप्टर कर लेना है, ठीक है। इसके सारे MCQs कर लीजिएगा। उसके बाद EPS, इसके MCQs भी आपने करने, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करूँगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के MCQs मैंने एक दिन कहे थे, देख लीजिएगा। वैसे उनमें कोई जान होती कोई नहीं है, 1-2 थ्योरेटिकल जो है उनके अलावा, बाकी जो उसकी थ्योरी है स्टैंडर्ड्स वाली, उसको मैं देख लूँगा, तो जाहिर सी बात है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन आपने उसको कोई नहीं पढ़ना, इसलिए मेरे ख्याल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक MCQs अगर आपने देखने हो तो वो बेशक देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको उसकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। खैर, मेरा ऑर्डर तकरीबन यही चलेगा नॉन प्रॉफिट। और ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज कर लूँ ग्रिड्स के हिसाब से, कि मैं ग्रिड वाइज भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने अपनी तैयारी को इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में चलाना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पहले फिर आपने क्या किया था, IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसके कुछ एक MCQs 2-3 अभी मैंने डिस्कस करने हैं, वैसे हमारी बात तो हो चुकी है, ठीक है जी। और फिर IAS 8। तो मेरी कोशिश होगी कि जब पहला दिन आप मिलें मुझे, तो कम से कम ये टॉपिक्स हम कर रहे हूँ डिस्कस, ठीक है। IAS 1 के अंदर भी 1-2 छोटी छोटी बातें पेंडिंग हैं, जैसे कि रिडेम्पशन था, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। बेटा जल्दी से थोड़ी सी जगह आप ऑलरेडी छोड़ दिया करें, 3री 4थी रो वाले। अच्छा,
कोशिश मेरी ये होगी कि ये चीज़ें एक क्लास में डिस्कस कर लूँ मैं। ग्रिड्स के हिसाब से चेंज तो कर सकता हूँ, लेकिन आप देख लें मैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर ही चल रहा हूँ, ठीक है। इससे पीछे क्या है, करेक्शन ऑफ एरर है और 5 टॉपिक्स, ठीक है ना। तो आपने भी कोशिश ऐसे ही करनी है कि आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशो और ईपीएस के एमसीक्यूज हैं जो आपके एंड से अभी तक नहीं हुए, ठीक है ना। तो आपने इसी ऑर्डर के अंदर आज से ही शुरू कर देना है। सबसे पहले ईपीएस के एमसीक्यूज करने हैं, फिर रेशोज़ के एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने थेरी एक बार पढ़ते जाना है, चीज़ों को आईकेएफ की स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड कर लेनी है, एक नज़र उसको भी देख लेना है तसल्ली के लिए चैप्टर को। सिर्फ गो थ्रू ऐसे मोबाइल में खोल के ना ऐसे बस, हाँ ये भी है, हाँ ये भी देखा, ये बात नहीं की हुई। अब वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है चीज़ें। तो पहले दिन जब मिलेंगे जो मैं बातें डिस्कस करूँगा उनमें अगर वो टिक हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे पहली क्लास के एंड पे दे देना जी ये बातें रहती हैं, ये अगली क्लास में आप कवर कर लें। बात समझ आ गई है ना। तो होपफुली फिर वो 2 दिन के अंदर 2 क्लासेस हों या 3 दिन में 2 क्लासेस हों, और जो भी होगा मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। जो बच्चे घर पे होंगे वो यूट्यूब के ऊपर उसको देख सकते हैं, जो यहाँ पे होंगे वो फिज़िकली क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 4 से 5 दिन मुझे चाहिए होंगे थोड़ी तैयारी करने के लिए, ओके जी। अच्छा जी, पास पेपर 4 हमारे होमवर्क में था। पास पेपर 4 एक अच्छा सवाल था। कितने बच्चों ने ट्राई किया इसको? ट्राई करने का मतलब सॉल्यूशन पढ़ लिया बस, है ना। कितने बच्चों ने सॉल्यूशन को लिखा था? बहुत कम बच्चे हैं। देखें प्लीज़, आपको नज़र आ रहा होगा सॉल्यूशन देखते हुए, हाँ हाँ ये तो हमें पता है, हाँ हाँ ये तो हमें पता है। पर्चे के अंदर फिर वो हाँ हाँ नहीं हो सकती बेटा, अपने हाथ से लिखिए प्लीज़, ठीक है। कहता है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये कोई 20 से 25 मिनट में जितने सवाल इनमें से एक डिस्कस हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इसके बाद फिर इसको रोक देंगे। फिर बाकी जो एक आधा सवाल है वो रिवीजन क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा। मैंने थ्योरी की तरफ जाना है, ठीक है। Following information has been gathered by an analyst in respect of Dairy Food Limited. अच्छा जी, जी विच स्पेशलाइजेस इन वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। उन्होंने 3 साल का डाटा दिया है कंपैरेटिव, ठीक है जी। 14 से 15, 15 से 16, एक तो ये कंपैरिजन हमने करना है, और दूसरा फिर इंडस्ट्री की एवरेज से भी, ठीक है जी। तो इंडस्ट्री की एवरेज के लिए आप हर साल को तो नहीं कर सकते कंपेयर, आप ओवर द ईयर्स 14, 15, 16 को कंपैरिजन के अंदर देख सकते हैं, और फिर इंडस्ट्री एवरेज के लिए आप करंट ईयर को भी देख सकते हैं कि जी बहरहाल करंट ईयर सामने होता है ना, इंडस्ट्री एवरेज से अभी भी ये कम है या इंडस्ट्री एवरेज से ये ज़्यादा है। अच्छा, ये सिर्फ 3 नंबर का सवाल था। उन्होंने कहा इन लेटेस्ट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स डायरेक्टर ऑफ डीएफएल हैव क्लेम्ड दैट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। इसको देखते हुए ना डायरेक्टर ने कहा करंट रेशो क्या है, करंट रेशो जी 1.84 पे आ गई है। देखें जी ये करंट रेशो जी 1.59 से 1.67 हुई और फिर 1.84 हो गई है। यानी हमारी क्लेम क्या करें, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन यानी कि टू पे एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स, ये हमारी इंप्रूव हुई है, डायरेक्टर्स ने क्लेम किया, ठीक है। आपसे कहा गया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस वेदर यू एग्री विद द क्लेम। बस, ना कोई रेशो, हाँ ले ना कोई रेशो कैलकुलेट करने के बारे में उसने कहा है, ना उसने कोई हर एक रेशो के ऊपर अलग अलग, हाँ उसको देख लो जुनैद, देख लो बेटा अच्छे तरीके से। मैं कहता हूँ थोड़ी देर बैठ जाता है तुम्हारे पास, सही तरह से देख लो आमने सामने। कोई आता है कोई जाता है, घर छोड़ के आने वाली आदत बस कर दो यार। कोई रेशो कैलकुलेट नहीं करनी है, हर रेशो के ऊपर अलग अलग कमेंट नहीं करना। उन्होंने कहा डायरेक्टर के क्लेम के बारे में आप क्या कहते हैं। अब आपने देखना है करंट रेशो तो यार वाकई इंप्रूव हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप गौर करें तो क्विक रेशो ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्विक रेशो की डिक्रीज होने का मतलब क्या है, मतलब फिर गालिबन ये है कि शायद देखो कैश पे हो रहा है, कम हो रहा होगा ना कैश। अच्छा, कैश भी कम होता है क्विक रेशो कम होने की वजह से, करंट क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, हो सकता है क्रेडिटर्स भी बढ़ रहे हों, या हो सकता है हमने कोई
शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हों, कुछ ऐसी बात हो, ठीक है ना। तो सिर्फ इस तरह से नहीं काम चल सकता। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो ये 91 पे आके फिर 80 पे चले गए हैं। ओह, ये भी एक गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। शायद हमने अपने क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट करना शुरू कर दी है, ठीक है, और जल्दी पेमेंट करने के लिए हो सकता है हमें कैश जो है वो पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर बात नहीं है, इसके अंदर बहरहाल एम्बिग्विटीज़ हैं। करंट रेशो भी बढ़ रही होती तो फिर भी हम कह सकते थे कि ये जो है वो सॉरी क्विक रेशो भी बढ़ रही थी तो हम कहते हैं यार ठीक है, कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, वाकई ये लिक्विडिटी इनकी इंप्रूव हो रही है। एक और बड़ी वजह भी है, आपकी करंट रेशो बढ़ रही है, क्विक रेशो कम हो रही है। क्विक रेशो और करंट रेशो में फ़र्क किस चीज़ का है? मेन इन्वेंट्री का। इसका मतलब अगर डीप डाउन जाकर सोचें तो करंट रेशो का बढ़ना शायद इन्वेंट्री के बढ़ने की वजह से है, ना कि कैश और डेटर के बढ़ने की वजह से। तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग बात है कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है। देखो ना, करंट और क्विक रेशो में फ़र्क क्या था? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री निकाल दो। अब करंट रेशो के बढ़ने का मतलब है करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री निकाल के देखें तो करंट एसेट्स कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब फिर दरअसल क्या चीज़ बढ़ रही है? इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो हम ये कहेंगे कि जी उनका क्लेम जो है हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। लिक्विडिटी इंप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, ठीक है ना। क्विक रेशो कम हो रही है और करंट रेशो बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, और इन्वेंट्रीज बढ़ने से तो ऑब्सोलीट होने का, बल्कि इनका तो एक्सपायर होने का भी डर लगेगा कि आप इन्वेंट्रीज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सादा सी बात आपने तीन एक नंबर के लिए 2-3 जुमले लिख देने थे। कहाँ पे है यार सोल्यूशन? और सोल्यूशन नीचे आना है, ऊपर कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? While analyzing liquidity position of DFL, it is noted that current ratio has steadily increased over the years and it is better than industry average. However, quick ratio has steadily declined and is even lower than industry. साथ साथ इंडस्ट्री की बात भी कर रहे हैं, कर देनी चाहिए थी मुझे भी। This is a clear evidence that increase in liquidity caused by an increase in inventory. आगे भी उन्होंने ये लिखा है, further considering nature of highly perishable inventories kept by dairy food, it is possible that DFL may bear high inventory losses due to short expiry. Based on above, I do not agree with claim of DFL, ठीक है। ऊपर सब में कर देना है, ठीक है ना। ऊपर सारी बातें ऐसे नहीं आपने कि कोई जनाब आप ऊपर क्या कह रहे हैं आप, ठीक है जी। दिस इज वैसे तो कह रहे हैं दिस इज अ क्लियर एविडेंस, आप कह सकते हैं जी कि कारण हाँ दिस मे बी द रीज़न, दिस मे बी ड्यू टू द रीज़न दैट इन्वेंट्रीज हैव इंक्रीज, ठीक है। आप मे के साथ ही जवाब दिया करें, आपने कभी भी कंफर्म नहीं करना, ठीक है ना, सही है। तो बहरहाल ये आप कह सकते हैं, ये तो आप ये नहीं कह सकते आई मे डू नॉट एग्री, यहाँ पे मे ना लगाना, ठीक है। तो एग्री नहीं करे तो कह दो आई डू नॉट एग्री विद द क्लेम ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट भी बड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मसला था। वो मसला ये था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर आपने तो बहुत सारी रेशोज़ पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। अब नंबर हैं 12 सिर्फ। आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर, सेल नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, फिर एक्सपेंसेस ओवर सेल रेशियो। अब सब कुछ ही अवेलेबल है, आप खैर से निकाल लें। ये 7 एक रेशोज़ बनती हैं, बल्कि परसेंटेज चेंज इन सेल भी आप 8वीं निकाल लें, बेहतरीन, यही काम कर लेते हैं फिर। तो क्या करेंगे भाई, देखें जब भी कभी वो खामोश हो और नंबर इतने कम हो कि आपने देखो लिक्विडिटी रेशियोज़ भी निकालनी है, ये 2 ऑलरेडी मौजूद हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो, 2 तो ये हो गई। फिर वर्किंग कैपिटल रेशियोज के अंदर आपने 4 आपको ये निकालनी पड़ जाती हैं, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्रेडिटर डेज और कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब 6 तो ऑलरेडी हो गई। अब प्रॉफिटेबिलिटी का क्या करें? तो भाई इसके अंदर एक तो याद रखो, अगर इतने कम नंबर हों तो आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो तो लाजमी निकाल लिया करो, ठीक है जी, क्योंकि जीपी और नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेंसेस खुद ब खुद आ जाते हैं, ठीक है। प्लस जीपी और नेट प्रॉफिट रेशो की इंटरप्रिटेशन को आप यूज़ कर सकते हैं बाकी रेशोज़ के अंदर भी। जैसे इसके बाद आपने पहली 4 में से कोई 2 कर लें, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप कर लेते हैं ना, तो वो ब्रॉडर व्यू ले लेता है, वो इक्विटी वालों की बात भी कवर हो जाती है उसके अंदर और
डेट वालों की बात भी कवर हो जाती है। तो आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया करें और रिटर्न ऑन एसेट्स भी निकाल लें, क्योंकि ये दो तरह से देखने की बात हो जाती है। एक हम देख रहे होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हम देख रहे होते हैं एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हायर है और ऊपर जीपी रेशो या नेट प्रॉफिट रेशो भी हायर है, तो उसको भी यूज़ कर रहे हैं हम नीचे वाली बात के अंदर कि जी देखें, चूंकि जीपी रेशो नेट प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और फिर अगेन ये देखो, वो कह रहा है एनालाइज। अब हमने ये 10 रेशियोज कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर एनालिसिस भी देना है, ठीक है। अब खुद सोचो, जो बच्चा 10 रेशियोज लिखने के बाद हर एक रेशियो के ऊपर उसी तरह से कहानी लिखना चाहेगा जैसे उसने लिखना सीखी हुई है, और हर पॉइंट के ऊपर मैंने आप लोगों को लिखवाई भी हुई हैं, तो वो बच्चा तो फिर परेशान हो गया ना। अच्छा जी, चलें। बहरहाल अब करना क्या होता है, करना ये होता है कि करंट रेशो क्विक रेशो निकाली, ठीक है, और एक आधी लाइन के अंदर बस बता दिया, ठीक है, कि जी देखें इन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि एक ही कंपनी है, ठीक है, दो कंपनीज हैं, ठीक है। अब दो कंपनीज हैं, आपने जस्ट करंट रेशो क्विक रेशो निकाल ली और आपने कह दिया कि जी करंट रेशो इसकी बेहतर है, ठीक है। और एक छोटी सी रीज़न यहाँ से कोई बना ली जो नज़र आ रही है आपको, करंट रेशो क्यों अच्छी है जी, बी की मिसाल के तौर पे। वैसे रेशोज खोल लेनी ज़्यादा बेहतर है ताकि रेशो कैलकुलेट ना करनी पड़े और हम कमेंट कर सकें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले करंट रेशो मैंने पहले पकड़ लिया, तो करंट रेशो की बात ही कर लेते हैं जी। ये है रिजल्ट हमारे पास, नज़र आ रहा है। ऊपर करता हूँ तो सोल्यूशन भी नज़र आएगा ना असल में। चलो बहरहाल जी, बी की करंट रेशो 2 टाइम्स है और ए की 1.25 टाइम्स है, नहीं 1.5 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है ना। 2 टाइम्स और 1.36 टाइम्स। किसकी बेहतर है? बी की बेहतर है। अब हमने आकर नज़र डाली बैलेंस शीट, क्योंकि करंट रेशो तो यहीं से निकलती है ना, उसका तो प्रॉफिटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि स्टॉक तो चलो तकरीबन बराबर है, डेटर्स कैश तो अब दो बातें यहाँ से नज़र आई। पहली बात, डेटर्स से शायद रिकवरी में इनको मसला हो रहा है, ठीक है, और हो सकता है कहीं ये बैड ना हो जाए, ठीक है। हम तो कहेंगे ना कि जी बी की रेशो करंट रेशो बेटर है, लेकिन रीज़न भी तो थोड़ी सी देनी है ना। तो हम कहेंगे दिस मे बी ड्यू टू लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स। क्यों? वो शायद ज़्यादा इसलिए पीरियड अलाउ कर रहे होंगे कि उनको सेल ज़्यादा मिल जाए। अगर खामखा कमेंट करना है तो इस पर कर सकते हैं। देखें, क्रेडिट उधार पे चीज़ उधार अलाउ करेंगे तो सेल बढ़ेगी, ठीक है ना। उधार ज़्यादा अलाउ करेंगे, सेल ज़्यादा बढ़ेगी। जितना अर्सा अगले को ज़्यादा दे रहे हैं वो आपके पास आके चीज़ें खरीद लेंगे, ठीक है ना। अब उधार ज़्यादा अलाउ करने की वजह से आपके डेटर डेज बढ़ रहे हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं, करंट रेशो भी नज़र आ रही है, लेकिन एक रिस्क तो है कि इररिकवरेबल ना हो जाए। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। साथ ही साथ आप दूसरी तरफ जब देखते हैं करंट एसेट्स और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जी करंट लायबिलिटीज़ भी अच्छा, एक और बात भी है, लॉन्ग टर्म लोन भी तो है इनका। बी का लॉन्ग टर्म लोन है, ए का कोई नहीं है। अब असल में ना कंपनी को चलने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो या ओनर से लेते हैं या बैंकों से लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ठीक है। लेकिन बैंकों से जो लॉन्ग टर्म के लिए डेट लिया जाता है उसकी कॉस्ट है इंटरेस्ट, फिक्स कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इतना कैश सरप्लस रखा हुआ है और उधर लोन लिया हुआ है, इससे बेहतर नहीं है कि इस कैश को यूज़ करके लोन पे कर लें यार। लोन पे करेंगे, ठीक है, करंट रेशो बहुत एक्सेसिव भी तो अच्छी नहीं ना होती। इतना कैश क्यों रखा हुआ है फारिग में आपने, उधर से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको यूज़ करके उस लोन को भी कम कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें की जा सकती थी, ठीक है, कि जी बी की करंट रेशो बेहतर है, माना बी की करंट रेशो बेहतर है, लेकिन एक तो डेटर ज़्यादा आ रहे हैं, जो मे भी एक रीज़न हो सकती है कि उन्होंने टाइम क्रेडिट पीरियड ज़्यादा अलाउ किया हुआ है सेल्स को ज़्यादा करने के लिए, लेकिन रिस्क भी है साथ ही कि इररिकवरेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, इतना ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है सरप्लस में, इसको यूज़ कर लें एल्सवेयर, लोन रीपे कर दें, इंटरेस्ट कम पड़ेगा, या कहीं और इन्वेस्ट कर दें। अब ये एक लाइन से लिखनी जैसे वहाँ पे लिखवाई हुई है, ठीक है ना, कि करंट रेशो ऑफ बी इज़ बेटर, हाउएवर इट इज़ एन इंडिकेटिव, इट मे बी एन इंडिकेटिव दैट डेटर्स may have been allowed longer credit period which may prove
विच मे लीड देम फॉर टू इरिकवरेबिलिटी। ऑल्सो सरप्लस कैश कैन बी यूज्ड एल्सवेयर, बस इतना लिख दो काफ़ी है, या कह दो टू पे ऑफ लोन, ठीक है ना। तो रेशोज भी कैलकुलेट करनी है, एक एक दो दो जुमले भी लिखने हैं, तो जितना क्विक हो सके। हर रेशो कैलकुलेट करने का आधा मिनट आपके पास होना चाहिए। तो फिर 10 रेशोज कैलकुलेट करने के कितने, 5 मिनट बन गए। 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगाने, आप बना के फूल शूल लगा रहे हैं साथ, नहीं भाई, क्विकली आपने फार्मूला अंग्रेजी वाला नहीं लिखना, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, ठीक है। अंग्रेजी वाला फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट फिगर्स लिखनी है और फार्मूला प्रेजेंट हो गया सामने, ठीक है। अब 5 मिनट में आपने ये रेशियोज कैलकुलेट की, 12 × 1.8 करो, कितना बनता है? 12 × 1.8 करो, 22 मिनट। 22 मिनट, 5 मिनट में आपने रेशियोज कैलकुलेट कर ली। अब कितने रह गए? 15-16 मिनट हैं। अब 15-16 मिनट के अंदर ये 2-2 3-3 लाइनें लिखी जा सकती हैं। आप इनको इकट्ठा करके, उसने इकट्ठा कहा एनालाइज करो, आप भी इकट्ठा एनालाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ आइए। तो करंट रेशो के अंदर मोर और लेस यही बातें आ गई। लिक्विडिटी रेशोज के अंदर, ठीक है। क्विक रेशो भी ऐसे ही, क्विक रेशो भी ज़्यादा है, तो आप करंट रेशो के बारे में कह दें कि जी डेटर ज़्यादा है, रिकवरेबिलिटी का डर है, और क्विक रेशो के बारे में कह सकते हैं जी कैश वेला पड़ा है, इसको यूज़ कर लें कहीं पे। बहरहाल है तो ज़्यादा, लेकिन रीजंस भी एनालाइज भी तो करना है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में इत्तफाक से उन्होंने भी यही 4 रखी हुई हैं। कभी किसी सोल्यूशन के अंदर इसके अलावा कोई आ जाए, कोई मसला नहीं है, जीपी नेट प्रॉफिट तो होगी ही। उन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ एसेट टर्नओवर निकाली हुई, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कहे तो यही 4 निकाल लिया करें, ओके। कभी सोल्यूशन हो सकता है ना वो दूसरी निकाल ले, अनलेस कि वो खुद कह दे फलां रेशो निकालो, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें तो कोई इतना खास फर्क नहीं है नेट प्रॉफिट रेशो में, ग्रॉस प्रॉफिट में भी इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, ठीक है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होने की वजह क्या हो सकती है? देखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ने डिनोमिनेटर में पढ़ना है, ठीक है। अभी देख के आए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डेट प्लस इक्विटी। ए का डेट था ही कोई नहीं, क्या ख्याल है? था डेट? भूल रहे हैं आप? ए का तो डेट था ही नहीं, इक्विटी भी कम थी, डेट था ही नहीं, ठीक है। और बी का इक्विटी भी ज़्यादा है लेकिन डेट भी लिया हुआ है, तो ये भी तो एक रीज़न ही है, ठीक है ना, हायर होने की इतना फ़र्क। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशो में कोई खास फ़र्क नहीं है, यानी प्रॉफिट्स की परसेंटेज, ये भी 100 रुपये की चीज़ बेचे तो 10 रुपये प्रॉफिट कमाता है, ये 100 की चीज़ बेचे तो 9 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ये 18 कमाता है, वो 16, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ ही इधर ढेर सारा फ़र्क आ रहा है। अच्छा, इवन ये थोड़ा थोड़ा कम कमा रहा था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आते हुए एकदम से ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह सामने एविडेंट है ना, तो बोल दो उसको, ठीक है, कि यहाँ पर उन्होंने डेट लिया हुआ है और इक्विटी भी जो है वो इनकी बी की ज़्यादा है, ये भी एक रीज़न है, और तो कोई रीज़न है नहीं। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते हायर जीपी रेशो और हायर नेट प्रॉफिट रेशो की वजह से इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हायर है, नहीं भाई, ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप। कितना को हायर है? इतना हायर है कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ज़्यादा ले जाए, ठीक है। तो आप सादा सी बात 2 जुमलों में इसके ऊपर कर सकते हैं। वो कहता है जी बी की रेशो नेट प्रॉफिट स्लाइटली हायर है, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट ही नहीं है खास, ठीक है। ए के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और रिटर्न ऑन एसेट बहुत हायर है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट ज़रा कम ही हायर है वैसे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत हायर है, ठीक है। वो कह रहे हैं क्योंकि लार्ज बैलेंसेज ऑफ कैश पड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन पे नहीं कर रहे, कंपनी यूज़ कर देती है अगर पे करने के लिए उस कैश को, तो उनकी भी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बेहतर होती है, ठीक है। बहरहाल ऐसे एक एक दो बातें आप लिख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशोज़ के अंदर हम आते हैं तो वर्किंग कैपिटल रेशोज़ ऊपर देख कर आए कि करंट रेशो बी की बेहतर है, नीचे देखते हैं तो डेटर डेज बी के ज़्यादा हैं, तो यहाँ से भी वो बात सेकंड हो रही है। अब आपने सारी रेशोज़ कैलकुलेट की होती हैं, सामने बात पड़ी हुई है ना, तो आप कह सकते हो कि जी वो ज़्यादा दिन अलाउ कर रहे हैं जिस वजह से डेटर ज़्यादा है, ठीक है। करंट रेशो तो बेहतर है लेकिन डर तो है इररिकवरेबल। अब इररिकवरेबिलिटी कहीं एक जगह लिख दिया, दूसरी जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं, बार बार लिखने की जरूरत, रिपीट नहीं करना, बस एक जगह लिख दिया आपने, ठीक है, काफ़ी, ओके, सही है ना। ऐसे ही इन्वेंट्री डेज हैं, इन्वेंट्री डेज ए के बी के ज़्यादा हैं, बी के ज़्यादा हैं। आप कहोगे जी क्योंकि ये जैसे डेटर डेज ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं, डेटर को क्रेडिट पीरियड ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं, तो इनकी सेल्स ज़्यादा क्विकली, इन्वेंट्री ज़्यादा क्विकली सेल में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मोर और लेस हमने कहीं ना कहीं एक आध पॉइंट के अंदर की होती हैं, ठीक है।
एग्जैक्ट सोल्यूशन मैच हो जाएगा आप लिखेंगे और आई कैप वाला, ये तो मुमकिन नहीं है। आई कैप का ही एक रेशो के की इंटरप्रिटेशन का सोल्यूशन एक अटैम्प्ट से दूसरे अटैम्प्ट में मैच नहीं हो रहा था। ये होती है ऐसी बात है, थोड़ी सब्जेक्टिव सी बात होती है, आपने करनी होती है। तो दो चार जो मोटे मोटे पॉइंट जहन के अंदर बस वही टेक्निकल बातें हैं, वो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन वाले उस पॉइंट के अंदर लिखवा दी। तो नंबरों के हिसाब से आपने बस उन्हीं को यूज़ कर लेना है, लंबी चौड़ी कहानियों के अंदर नहीं पढ़ना। ठीक है, सही है। अच्छा ये 5 है, इसमें रीजंस फॉर फ्लक्चुएशंस हैं, वो जो मैंने आपको शॉर्ट इंटरप्रिटेशंस कल तस्वीरें बनवाई थी आपको, ठीक है, वो मोर और लेस वही वाली बातें आपको मिलेंगी। कोई एक आधी यहाँ पे ज़्यादा होगी, कोई एक आधी वहाँ पे ज़्यादा होगी, इसलिए इनको बस आपने देख लें। देखा था इनको भी वैसे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही हो यहाँ पे लिखी हुई, किसी ने देखा हो अगर कोई पॉइंट हो तो। ये एक अच्छा सवाल था ये वाला, जिसके अंदर हाँ ये एक अच्छा सवाल था। ठीक है, इसके अंदर उसने ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। ठीक है ना, तो इसके अंदर एक दो बातें बस आपने, जो गौरतलब बातें थी वो क्या थी, फिक्स एसेट बढ़ गए थे इनके ओवर द ईयर, ऐसे ही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो करंट एसेट्स एकदम से बिल्कुल कम हुए थे। अब नज़र तो ये आ रहा है बज़ाहिर भी कि इन्होंने शायद कैश वगैरह पड़ा हुआ था वो यूज़ करके फिक्स एसेट खरीद लिया। ठीक है, दूसरी तरफ लोन भी बढ़ रहा है। अब इस तरफ ज़हन नहीं जा रहा, ये नहीं आप कह सकते कि जी वो कैश जो है वो करंट एसेट्स जो कम हुए हैं वो कैश कम होकर लोन रीपे हो गया, कैसे कह सकते हैं आप, लोन तो उल्टा बढ़ गया। ठीक है, अब एविडेंट बात बगैर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के भी यही नज़र आ रही है कि शायद फिक्स एसेट हमने खरीदे हैं और कुछ पैसे कैश से पे किए हैं, कुछ पैसे हमने बैंक से लोन लेकर पे किए हैं। ये तो आपको नज़र भी आ रहा था, लेकिन साथ ही उसने बता दिया SKL had been running its business at a rented building whose rent was 15 million. During the year, SKL purchased building for 200 million. Funds were arranged partly through long-term loan. अगर पार्टली थ्रू लॉन्ग टर्म लोन अरेंज किया तो फिर बाकी पैसे या तो कोई लाइबिलिटी बढ़ गई होती, करंट लाइबिलिटी, वो भी उल्टा कम हो रही हैं। ये नहीं कह सकते आपके जी लोन से पैसे दे दिए और बाकी अभी हमने दिए ही कोई नहीं है, तो ऊपर नज़र आ रहा है। दूसरी बात खुद पता लग रही है कि पार्टली लोन से इसको फाइनेंस किया तो बाकी आपके कैश के ही बैलेंस यूज़ हुआ होगा, क्योंकि आपका कैश काफ़ी कम हो गया, 200 मिलियन से एकदम से 90 मिलियन पे आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट मैच करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट मैच करने ना बैठ जाना। ठीक है ना, तो आपको क्या पता कैश कितना था दरअसल। ठीक है, हो सकता है लोन जितना आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है असल में ऐसा ना हो, बढ़ा ज़्यादा हो, कुछ रीपे भी हो गया हो, तो इसलिए बस आपने मेरे के साथ बात कर देनी है जितनी बात है। ठीक है ना, अच्छा अब उसने साथ ही ना यूजफुल लाइफ भी दे दी। ठीक है, अब ये उसने कुछ रेशोज कही थी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। मेरे ख्याल में इस डिसीजन का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे तो कोई असर नहीं पड़ता। क्या ख्याल है, कैश का कम होना, फिक्स एसेट का बढ़ जाना। जीपी रेशो क्या है, जीपी ओवर सेल, कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात, 15 मिलियन का रेंट था वो बच गया। ठीक है, एट द सेम टाइम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी आ गया 40 ईयर्स के हिसाब से। अब अगर देखें तो 200 डिवाइडेड बाय 40 करें तो डेप्शन कितनी आती है, 5। ठीक है, तो नेट 10 का तो सेविंग मिल ही रही है ना। ठीक है, अच्छा अब अगली बात, ये दोनों बातें डेप्रिसिएशन का आना और रेंट का बच जाना और 10 मिलियन में नेट की सेविंग आनी, जीपी पे तो ये असर भी नहीं डाल रही, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो के ऊपर इस चीज़ का असर आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। अच्छा उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट, ये उम्मीद है आपका बहुत बढ़ गया होगा। ठीक है, बढ़ना ही था, एसेट्स एकदम से 240 से 410 पे चले गए हैं। ठीक है, तो आप कह दोगे जी नवी बिल्डिंग ली है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, बस ठीक है, मेन रीज़न तो यही है। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट्स पे मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो ये कोई इतनी ज़्यादा फ़र्क से नहीं आई होंगी। मैं सोल्यूशन खोलता हूँ ज़रा, रेशो से सामने आ जाए, ये देखें जीपी रेशो 30 से 26 पे आ गई, नेट प्रॉफिट रेशो 7 से 8 पे चली गई। क्या हुआ जी, ऊपर यूनिट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे सवाल के अंदर, मैंने आते हुए देखा अभी इस तरफ, ये देखो
नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन मिलियन ये बढ़े हैं। ये शायद बढ़ाने के लिए हमने, शायद क्या यार उसने नीचे लिखा, चलो पहले शायद से बात करते हैं, ठीक है ना। शायद को पहले शायद से मिल लेते हैं, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नजर आ रहा है यूनिट्स बढ़ रहे हैं और एट द सेम टाइम सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो एविडेंट बात यही लग रही है कि आपने थोड़ी बहुत सेलिंग प्राइस कम की होगी जिस वजह से आपके वॉल्यूम में इंक्रीज आया है, ठीक है ना। लेकिन सेलिंग प्राइस कम करने से जीपी रेशो थोड़ी सी कम हो गई है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है सेलिंग प्राइस कम की थी उस वजह से गुड्स सोल्ड बढ़ी हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल एक तो डायरेक्टली उससे बढ़ सकती हैं, लेकिन मे के साथ हम ये भी तो कह सकते थे कि हो सकता है रॉ मटेरियल में भी महंगाई आ गई हो। हमने अगर चीज़ जो है वो बेचना हो कॉस्ट ऑफ सेल में, मे के साथ कह सकते हैं ना जी, कह सकते हैं कि जी हो सकता है रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, लेकिन वैसे ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि सेल्स बढ़ी हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन मसला यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, सेल के अंदर अगर आप इंक्रीज देखें तो परसेंटेज ग्रोथ इन सेल कितनी आ रही है, जरा देखो फ़र्क कितना है, 71 है ना। 71 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 कितना बनता है, ऐसी ज़रा मुझे बताओ। चल 23 ऐसे 24%। अब परसेंटेज ग्रोथ इन सेल कितनी आई है 24%, और इधर देखो इधर 63 का फ़र्क है। 63 डिवाइड बाय 210 इंटू 100 कॉस्ट ऑफ सेल में ग्रोथ देखें तो इसको ये मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा, इसको कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। क्या कहते हैं जी, हम वर्टिकली एनालाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशो। तो हम इस तरह से वर्टिकली एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, और ये क्या कह रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये भी एक थ्योरी के अंदर पॉइंट पड़ा हुआ है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना किताब से, ठीक है। नहीं भी अगर नजर आई तो मैं आईके की किताब के अंदर लिखा हुआ वहां से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आसान सी बात है। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो जीपी रेशो के अंदर क्या चेंज आया है 30। अब देखो थोड़ा सा फर्क निकल आया कि नहीं निकल आया। ये तो सारी बातें उसने अदर इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई, मैं तो वर्स्ट के लिए तैयार कर रहा हूँ भाई आपको। कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो इधर देखो, अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाई थी जिस वजह, सेलिंग प्राइस कम की थी जिस वजह से यूनिट्स बढ़े हैं, तो यूनिट्स के बढ़ने की वजह से ही अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होती तो फिर ये मोर और लेस सेम ही होता ना, ठीक है। तो हम कह सकते थे कि जी हो सकता है साथ ही साथ हमें सेलिंग प्राइस तो हमने कम की ही थी, साथ ही साथ हमें कुछ रॉ मटेरियल भी महंगा मिल रहा है, ठीक है। और ये दोनों बातें वैसे उसने सवाल के अंदर की हुई थी। उसने क्या कहा जी, उसने कहा था विद इफेक्ट फ्रॉम, हमारे साल का पहला दिन है, ठीक है। सेलिंग प्राइसेस वाज डिक्रीज बाय 5% टू बूस्ट सेल्स, सेल वॉल्यूम बूस्ट करने के लिए। तो ये अब आपको मे की बात ही कोई नहीं करने की जरूरत, उसने लिख ही दिया कि जी ये हुआ है। साथ ही साथ उसने कहा ड्यूरिंग 17 सप्लायर ने भी अड़ी कर दी और उसने कहा प्राइस 4% बढ़ा दो। हमने रेजिस्ट किया, वो नहीं माने, फिर हमने एग्री क्या किया, ठीक है यार पैसे जल्दी दे देंगे, प्राइस नहीं बढ़ा रहे। अब कुछ ऐसी बात भी आ रही है, ठीक है ना, कुछ ऐसी बात भी आ रही है। तो मे के साथ फिर हमने वो बात तो कर ही दी थी कि जी वो रेजिस्ट करें। हो सकता है कोई निगोशिएशन के अंदर कुछ प्राइस बढ़ गई हो, कुछ ना बढ़ी हो, लेकिन करंट रेशो के अंदर ज़रूर असर पड़ा होगा इस डिसीजन का। करंट रेशो में आप देखें करंट लाइबिलिटीज 80 से 50 पे आ गई हैं। क्या मतलब, क्रेडिटर डेज कम हुए होंगे तो ही ना, क्रेडिटर डेज कम हुए मतलब क्रेडिटर्स जल्दी पे होते हैं तो क्रेडिटर्स की अमाउंट कम हो गई, तो करंट रेशो के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा था, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल था, ठीक है। बाकी ये इस पॉइंट का क्या करना था, वो कहता है सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस 75% जो हैं वो फिक्स्ड हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं, सेल बढ़ाते जाएं, इन्होंने कोई नहीं बढ़ना, ठीक है ना। आपने एक फैक्ट्री लगा दी है, उस फैक्ट्री किराए पे ले ली मिसाल के तौर पे, तो उस फैक्ट्री का किराया आपने चाहे 30,000 यूनिट्स बना के बेचे या 39 यूनिट्स बना के बेचे, उसके किराए पे कोई असर नहीं पड़ रहा। शायद यही वजह है कि आपकी, किधर गया यार सोल्यूशन, दोनों ही एक जगह पे आ गए, हद होगी यार। कौन सा बताया यार सोल्यूशन, रेशोज ओपन हुई थी 700, ये कहाँ गई रेशोज कहाँ गई, ये वो कह रहा है कि 75% सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स हैं। मैंने आपको मिसाल दे दी
रेंट हो गया, ठीक है, रेंट जैसे है, अगर बिल्डिंग रेंट के ऊपर है तो वो फिक्स है, आप 30 मिलियन यूनिट्स बनाएं, आप 40 मिलियन यूनिट्स बनाएं, आप 50 मिलियन यूनिट्स बनाएं, इसने कोई नहीं बढ़ना। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट तो वैसे ही कम होती चली जाती है। आपको इसी को तो कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। शायद यही वजह है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो कम हुई है, नेट प्रॉफिट रेशियो किसी न किसी दर्जे में बढ़ी हुई है। गौर करो, देखो मैं अब यहां नहीं लिखता, मेरे ख्याल में फिर सोल्यूशन भी इधर, क्वेश्चन भी इधर ही आ जाएगा। चले छोड़े, ये देखें 30 से 26 पे गई है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लेकिन अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर कम हुई है तो नेट प्रॉफिट रेशियो को भी कम होना चाहिए था ना, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो 7 से बढ़ के 8 हो गई है। थोड़ा सा इंक्रीज तो है ना। अब आप कहोगे कि जी इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर टाइट कंट्रोल रखा, और दूसरा वो कह रहा है 75% फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली है, एडिशनल प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की वजह से हमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ी। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया जी, मैंने 20 मिनट गए थे, मेरे को 40-30 मिनट हो गए। चले बहरहाल, अच्छा ये पॉइंट लिख देने से क्लियर हो गया। ये ना लिखता तो ऐसे बात हम वैसे भी कर सकते थे, ये पॉइंट नीचे ना लिखा होता आखिरी वाला, और मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालता और नेट प्रॉफिट रेशियो निकालता, ठीक है, तो मैं क्या कहता, मैं कहता जी आप कहते हैं पर्चे में, आप क्या कहते जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हो रही है, नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ रही है, इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे टाइट कंट्रोल था, और हो सकता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इनको मिल रही हो। तो वो पॉइंट ना भी होता तो हम ये वाली बात इसी तरह से यूज कर सकते थे। ठीक है, अब लंबी लंबी कहानियां कोई नहीं है, इन्होंने भी कोई खास नहीं लिखी हुई, ठीक है, 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मार्क्स को देखते हुए आपने हमेशा चलना है, ठीक है जी। मार्क्स इस सवाल के 12 हैं अगेन, जिसमें 8 नंबर उसने सिर्फ कंप्यूटेशन के, 8 नंबर उसने सिर्फ कंप्यूटेशन के रखे हुए हैं। ठीक है, कितनी रेशियोज निकालनी थी? 6 रेशियोज। अब ये नहीं कि आपने कहा है भाई मैंने तो 8 × 1.8 15 मिनट कैलकुलेशन में लगाने, ठीक है। कंप्यूट फॉलोइंग रेशियो फॉर 16 और 17 2 साल की रेशियोज निकालनी थी, ठीक है, यानी 6 दूनी 12। वैसे 8 × 1.8 करो जरा, 15 मिनट बन रहे हैं ना, आप 15 मिनट कैलकुलेशन में लगा दोगे। अगर 15 कैलकुलेशन में लगाओगे तो नीचे 5-6 मिनट में कैसे इंटरप्रिटेशन करोगे, ठीक है ना। तो हर रेशियो के लिए आपको कहा है कैलकुलेशन के लिए कितना टाइम होना चाहिए? 30 सेकंड बहुत है, 30 सेकंड बहुत है, तो 12 रेशियोज के लिए 5-6 मिनट, ठीक है। इधर से भी 10 मिनट खींचो और 5-1 मिनट अगले भी आ जाए। 15 मिनट के अंदर हर बात के ऊपर, हर जो उसने अलग अलग कहा, उन्होंने कहा जी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी पे कमेंट करो, ठीक है। तो मैंने ये जितनी बातें की हैं ये 3 से 4 पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं 3 से 4 मिनट में, ठीक है। दूसरे के अंदर भी 3 से 4 पॉइंट 4 मिनट में, ठीक है ना, ज़्यादा फिर भी नहीं लिखना, ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है 30 सेकंड में आपसे भी रेशियो कैलकुलेट नहीं होनी, ठीक है। तो कभी 45 सेकंड भी लग सकते हैं, किसी में 1 मिनट भी लग सकता है, कोई फॉर्मूला भूला हो सकता है, ठीक है। तो बस आपने ये करना है 12 × 1.8 करके, पर्चे के टॉप पर ही जैसे सवाल आया ना क्वेश्चन नंबर फलां, आपने यहाँ पर लिखा कितना बनता है 12 × 1.8 कितना बनता है? 22 मार्क्स, 22 नंबर मिनट बनते हैं ना। अब आपने घड़ी सामने जाहिर एग्जामिनेशन हॉल में लगी होती है, उसके ऊपर आपने यूँ लिखना है कि जी यहाँ पर इस वक्त यूँ नहीं लिखना, यूँ लिखना है, क्या आपने कहना जी 9:33 मिनट हो गए और 22 मिनट का मतलब है कि मैंने पूरे 10 बजे तक इस सवाल को ख़त्म करना है। ये लिख लिया करें, इसमें 2 सेकंड नहीं लगे, लेकिन ये नहीं ना लिखें अगर, तो आपको पता नहीं लगता कि कितना टाइम गुजर गया। आप घड़ी चल रही है, आपके क्वेश्चन के टॉप पे लिखा हुआ है 10 बजे तक, 10 बजे तक, अब आपको 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट गुजरते नजर आए। ये बहुत अहम बात कर रहा हूँ मैं। आप सिर्फ 22 मिनट भी लिख लेंगे ना, वो 22 मिनट का आपको पता नहीं लग रहा हो ना, तो ये 2 सेकंड ज़ाया कर लेना, इससे जी ज़ाया नहीं है। अब घड़ी सामने आप सोल्यूशन कर रहे हो, सामने नजर आ रहा है जी 10 बजे तक इस क्वेश्चन का टाइम है मेरे पास, ठीक है। तो आप लिखो, लिखते जाओ, जब देखो कि जी अब बस टाइम पूरा हो रहा है तो बस कंक्लूड करो और आगे चलो, क्योंकि आपके पासिंग मार्क्स आ चुके हुए हैं उस सवाल में से। रेशियो कैलकुलेट कर चुके हो, मोटी मोटी हर रेशियो के बारे में 2-2 3-3 बातें आपने लिखी हुई, प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी के बारे में। अब टाइम पूरा हो गया, बस ठीक है, अब आगे चलो, बाकी पर्चा भी तो करना है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में 2 रह गए, नहीं 1 ही रह गए। चलें ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड के लिए, मेरे ध्यान में यही था कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ज़रा पॉज करिएगा आमिर भाई। ठीक है जी, अब ये पास पेपर 11 जो है इसको इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में टेकअप करते हैं। चैप्टर 9 है जी,
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का चैप्टर है। ये फ्रेमवर्क होता क्या है, मैंने आपको बताया था ये फ्रेमवर्क क्या होता है जब हम IAS 8 कर रहे थे। सुन लें, पेज 634, पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने एक नज़र तो गुजारना ही ना इस नज़रों से। सुने जी, पेज पता लग गया ना, पेज 634। अच्छा आप सुने, इधर जो देखना होगा बता दूंगा मैं, मेरी बात सुने। अब मैंने आपको IAS 8 पढ़ाते हुए बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन के लिए हमारी तरतीब क्या होती है। मैंने कहा था सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे कोई जो भी आइटम हमारे सामने आए इससे रेलेवेंट कोई IFRS मौजूद है। अगर तो IFRS रेलेवेंट मौजूद हो तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। अगर रेलेवेंट IFRS मौजूद ना हो तो हम सिमिलर IFRS की तरफ जाते हैं। तरतीब ये थी, ऐसे ही है। और अगर सिमिलर IFRS भी ना हो तो फिर हम फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। याद आ रहा है? और फ्रेमवर्क मैंने कहा था क्या होता है। फ्रेमवर्क वही एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल की जो डेफिनेशंस आपने बुनियाद में पढ़ी थी वो, यानी एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सुने अब प्लीज़ ज़रा सीरियस हैं। अच्छा मतलब कहने का ये है कि फिर वो जो आइटम आपके सामने होगा आपने उसको देख के खुद ये डिसीजन लेना है कि जी ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, इसकी नेचर कैसी है, क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी और वो बेनिफिट कई साल तक आएगा, तो फिर ठीक है, ये एसेट की डेफिनेशन में आता है। फिर अगर ये फ़ायदा थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है तो इसको एक्सपेंस में डालना है, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, ठीक है ना। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इनको अप्लाई करते हुए हमने वो जो एसेट्स, लाइबिलिटीज़, वो जो बेसिक के अंदर चीज़ें सीखी हैं उसी को फ्रेमवर्क कहा जाता है, ठीक है ना। अब फ्रेमवर्क के लिए उन्होंने अलग से चैप्टर बना दिया जिसके पर्पज़ को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ रहा था कि इसके पर्पज़ को आप सिर्फ इतना ही अंडरलाइन कर लें जितना मैंने सुबह गाड़ी में आते हुए अंडरलाइन किया है, ठीक है। कि पर्पज़ ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है जी। देखें, फ्रेमवर्क ना जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं इनिशियली, जो स्टैंडर्ड्स बोर्ड स्टैंडर्ड्स बनाता है वो भी इसी फ्रेमवर्क को सामने रख के बनाता है ना, कि एसेट को लायबिलिटी का भी कह रहे हो। ऐसा कभी हुआ है? जो एसेट नेचर की चीज़ होगी उसको एसेट ही कहेंगे ना। तो सबसे पहला काम क्या है, पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, टू असिस्ट IASB कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। IASB को असिस्ट करना इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू IFRS, फ्यूचर IFRS, ठीक है, एंड इन इट्स रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग IFRS। हमारे एग्जिस्टिंग IFRS में भी चेंजेस आती रहती हैं, आपको पता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या करता है जी, फ्रेमवर्क असिस्ट करता है IASB को कि वो डेवलप करें न्यू IFRS, इसमें भी असिस्ट करता है, और रिव्यू करते हैं एग्जिस्टिंग IFRS फॉर चेंज एटसेट्रा, ठीक है ना, अगर कोई ज़रूरी चेंज हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये असिस्ट कर रहा होता है। एक इसका ये पर्पज़ है। फिर इसका एक पर्पज़ और भी है, क्या कहता है जी, टू असिस्ट IASB इन प्रोमोटिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रोसीजर रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स परमिटेड बाय IFRS। असल में ना स्टैंडर्ड्स का मकसद ही यही है कि सारी दुनिया के अंदर जो ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं ये सिमिलर हो जाएं। इसीलिए आप लोगों की भी मोबिलिटी इसी तरह से होती है कि आप अगर पाकिस्तान में क्वालिफाई कर जाते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप किसी और मुल्क के अंदर जाके उनके लॉ के एक दो पर्चे देकर, क्योंकि हर मुल्क के लॉज डिफरेंट होते हैं, ठीक है, आप उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, ठीक। तो वजह यही होती है कि ज़्यादातर प्रैक्टिसेस जो दुनिया के अंदर हैं वो हार्मोनाइज कर दी गई हैं, ठीक है, उनको एक जैसा कर दिया गया, और उसकी वजह ये स्टैंडर्ड्स ही हैं। IAS 16 सारी दुनिया में IAS 16 ही इस्तेमाल होता है PPE के लिए। हम भी यहाँ बैठकर वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, UK में बैठे हुए जॉन साहब भी वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए काम यही है फ्रेमवर्क का। वो अगेन वही बात हो गई, ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही सेकंड हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है ना, कि क्या करता है जी, ये जितना जितना मैंने ग्रीन किया ना, सिर्फ यही अंडरलाइन करके आपने जहन में रखना है, सिर्फ जहन में रखना है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बस 2 बार पढ़ लो, जहन में बैठ जाती है बात यार,
ठीक है, अभी देखो ये 5 पॉइंट्स में पढ़ाता हूँ, आपके जहन के अंदर होंगे, बस जागते रहिएगा। टू असिस्ट नेशनल स्टैंडिंग बॉडीज इन डेवलपिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स, हमको अपने मुल्क के अंदर स्टैंडर्ड बनाना चाहें तो फ्रेमवर्क को यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी। टू असिस्ट प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम और आप, टू असिस्ट प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अप्लाइंग IFRS। क्या मतलब, क्या मतलब? ये जी गुडविल है, अच्छा गुडविल क्या है ये जी फ्यूचर में इससे फायदा आएगा, हमारा नाम है, अच्छा नजर आता है? नहीं नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये अब फ्रेमवर्क से ही सारी बातें पता लगी, अभी बेस बुनियाद के अंदर पड़ी हुई चीज़ नहीं। फिर हमें कहा ये एक एसेट है जो नज़र नहीं आता, तो फिर हमने कहा अच्छा जी कोई ऐसा है स्टैंडर्ड, अरे हाँ ये 38 मौजूद है, इंटेंजिबल्स का स्टैंडर्ड लगा लो। कुछ बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो अप्लाई करना IFRS को, और डीलिंग विद टॉपिक्स दैट हैव येट टू फॉर्म सब्जेक्ट ऑफ, यानी कि जो भी IFRS में नहीं आया, ये वो वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, कि अगर कोई आइटम सामने आया है तो रेलेवेंट IFRS लगाओ, नहीं है तो सिमिलर IFRS लगाओ, नहीं है तो फ्रेमवर्क की तरफ जाओ, वो भी यही कह रहे हैं, मोरल ऐसे मिलती जुलती बातें हैं। टू असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद IFRS। भाई ऑडिटर भी अकाउंटेंट भी होता है एक तरह से, ठीक है, वो भी देख रहा होता है कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी, इनकम, तो ऑडिटर को भी ओपिनियन फॉर्म करने के अंदर ये फ्रेमवर्क ही असिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। टू असिस्ट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक बात याद रखना, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाला बंदा बेसिक नॉलेज रखता है, यही समझ के बनाई जाती है, ठीक है ना। बाहर से गुजरता हुआ हर आम आदमी हमारा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकता, और ना उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम यही अज्यूम करते हैं कि जो हमारा यूजर होगा उसको बेसिक नॉलेज है, उसे पता है एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना चाहे, जैसे हम अभी कर ही रहे थे कल परसों परले दिन से, ठीक है, तो वो इंटरप्रेट करने के लिए भी उनको ये फ्रेमवर्क हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं, जितने पॉइंट्स आखिरी बुलेट को रहने दें, ठीक है। तो ये इतनी ही आपने हाईलाइट कर लेनी है इस पॉइंट के ऊपर। ये पर्पज़ जो है ये हो सकता है किसी वक्त पूछ ले 2-4 नंबर का, तो बस ये पॉइंट जहन में होने चाहिए, ठीक है। ओके का मैसेज आ गया। पॉज करें जरा आमिर भाई, आप क्या यार पॉज ही नहीं करते यार आप। अच्छा जी, उसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बाकी ये उसने चैप्टर उसने बताया जी फ्रेमवर्क के अंदर ये चैप्टर्स हैं, बट ठीक है आपने क्या करना है, ये चैप्टर्स हैं फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। अल्टरनेटिव है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, द अल्टरनेटिव टू अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एन IFRS, कहते हैं ये कुछ स्टैंडर्ड है, मैंने कहा नहीं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट एन IFRS and nothing in conceptual framework overrides any specific IFRS। कहता है कोई स्टैंडर्ड ये नहीं है, फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, और फ्रेमवर्क में कोई ऐसी बात नहीं लिखी होती जो किसी स्टैंडर्ड को ओवरराइड कर जाए, किसी स्टैंडर्ड से क्लैश नहीं है इसका होता, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कोई रेयर सर्कमस्टांसिस में कभी स्टैंडर्ड्स का और फ्रेमवर्क का आपस में क्लैश आ जाए तो हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, फ्रेमवर्क को साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली बात है। ऑन वेरी रेयर ओकेजन्स देयर मे बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड एन IFRS। इन दोज केसेस रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS इज प्रिवेल ओवर दोज ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट से उतनी बात कर दी जितनी याद रह सके, ठीक है ना, आगे अंग्रेजी जरा मुश्किल होगी ना। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड IFRS, द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS प्रिवेल। ठीक हो गया, डन, ये याद रखना है। उसके बाद जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी, कि कंपेरेबल हों, वेरीफाइबल हों, टाइमली बेसिस पर बन जाएं और अंडरस्टैंडेबल हों। ये इंट्रो वाली बातें हैं, इनको सिर्फ क्या करना है आपने, रीड ओनली, RO,
जितनी बार रिवीजन करो ना उतनी बार सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना। इसको पढ़ने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, अगर ये ना हो किताब खोली हो और दिमाग कहीं और हो, फिर तो घंटा भी नहीं रीड कर सकोगे इसको, ठीक है। फिर एक दफा जुमला पढ़ोगे कहोगे नहीं नहीं कुछ समझ नहीं कुछ समझ नहीं, फिर पढ़ने लगोगे। और यार नहीं, बस आपने एक बार थोड़ा सा ध्यान रख के इसको रीड करना है, ठीक है। मेमोराइज तो करना ही नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। पता क्या करोगे आप, अभी पढ़ोगे स्टेटमेंट इज टू यूजफुल इट मस्ट बी रेलेवेंट फेथफुल कंपेरेबल, नहीं यार समझ नहीं आया, शुरू से पढ़ता हूँ। फिर 10 मिनट गुजर के सफाई नहीं, यार सर ने तो कहा था यार, ये तो कोई सर ने तो टाइम ही दिया था, इस पर देखो समझ ही नहीं आ रही। और भाई मैं कह रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 13 से 14 घंटे जो प्रोडक्टिव देने हैं ना, वो प्रोडक्टिव का मतलब पता है ना आपको, कई बार बच्चों को बता चुका हूँ, ठीक है, कि किताब खुली हो तो आंख भी इधर दिमाग भी इधर, ना कि तेरे ही बाल बिखर जाते हैं दीवारों पे, तेरी तस्वीर किताबों में नजर आती है। ऐसा कुछ हो ना, ऐसा कुछ हो ना तो गड़बड़ है, ठीक है। आप वो तस्वीर किताबों में नजर आए ना, और ये अल्फाज नजर ना आए और समझ ना आ रही हो, तो मतलब फिर आप पास होने की तरफ नहीं जा रहे। फिर आप 4 घंटे बैठने के बाद उठेंगे तो आपने 4 सफ़े लॉ के पढ़े होंगे, आप कहेंगे यार मैंने क्या किया यार, सारा दिन गुजर गया, मैंने सोचा था पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो है ना अपने दिमाग को थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है, ध्यान लगे तो आपका पढ़ाई में, या फिर आप ब्रेक्स, ये नमाज की ब्रेक बड़ी जबरदस्त ब्रेक है। फजर के बाद नाश्ता वाश्ता किया, अम्मा अब्बा को अगर घर पे हैं थोड़ा सा टाइम दिया, 2 4 5 10 मिनट सलाम दुआ करके उनका टाइम गुजार के आके पढ़ने बैठ गए। अब टारगेट क्या है, जोहर तक मैंने ये करना है। फिर जोहर की नमाज से पहले उठे, खाना बीच में जब भी खाना हो खा लेना, ठीक है, जोहर की नमाज पढ़ के वापस आए, अब बैठ गए, मैंने असर तक ये करना है। अब ये नेचुरल ब्रेक्स अल्लाह ने बनाई हुई हैं। फिर असर के बाद मैंने गेम पे जाना है, जाओ बेशक गेम पे, रोज गेम करो। मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आओ, ठीक है, मैंने ईशा तक ये करना है। ईशा की नमाज पढ़ के आओ, भाई सोने के टाइम जब तक नींद ना आ जाए मैंने ये टारगेट पूरा करना है, कोशिश करनी है 12 बजे तक 1 बजे तक जब तक पढ़ा जाए। सर्दियां हैं, आप 12-1 बजे सो के सुबह नमाज पे आराम से उठ के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिव का मतलब 13-14 घंटे मैंने आपको बता दिया वो क्या होता है, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्टिव टाइम जब आप दे रहे होगे ना, तो किताब सामने है, आपका दिमाग भी इधर ही है, जस्ट एक रीडिंग देनी है आपने, इसको याद वाद कुछ नहीं करना, ठीक है। पढ़ी हुई बातें इंट्रो के अंदर कंपेरेबल हो, वेरीफाइबल हो, टाइमली बेसिस पर बने और अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है जी। रेलेवेंस होती है, ये 2 लाइनें बस अंडरलाइन करो। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन द डिसीजन मेड बाय यूजर। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियलिटी। बस ऐसे ही 1-2 पॉइंट्स ज़हन के अंदर रह जाए, ना भी रहे तो कोई मसला नहीं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन यानी ट्रू एंड फेयर वो कब देती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब वो कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम बायस हो, फ्री फ्रॉम एरर हो। फिर कंपेरेबिलिटी क्या है, 1-2 बातें उसके अंदर बस आपने अंडरलाइन कर लेनी। इंफॉर्मेशन अबाउट रिपोर्टिंग एंटिटी इज मोर यूजफुल इफ इट कैन बी कंपेयर्ड विद सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एंटिटीज, और अपनी ही किसी प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर हो जाए। कंपेरेबिलिटी क्या है, कंपेरेबिलिटी क्या है, अभी रेशियोज पढ़ के आए हो ना, आपकी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है, आप अपने ही पिछले सालों से कंपेयर कर सकते हो खुद को। आप नॉर्म के साथ चल रहे हो, जो पॉलिसी चलती हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर भी कंपेरेबल हो, ठीक है ना। और बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो होती है वो हेल्प करती है कंपेरेबिलिटी अचीव करने के लिए। क्या मतलब, अभी तो बताया आपको, अगर कंसिस्टेंटली आप अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करते हैं तो कंपेरेबिलिटी आसान है। तो कंसिस्टेंसी हेल्प करती है कंपेरेबिलिटी को अचीव करने में। बस इतनी बातें याद रखनी, ऊपर लाइन अंडरलाइन करी, इंफॉर्मेशन से लेकर एनअदर तक, और यहाँ का। अब ये भी सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ याद नहीं करना, पढ़ना ही है हर दफा जितना मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी क्या है जी, वेरीफाइबिलिटी मीन्स दैट डिफरेंट नॉलेजेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कुड रीच कंसेंसस। वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे आप जाओगे ऑडिट करने, ठीक है, आप कहोगे उनको यार जरा ये फिक्स एसेट, मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ, वो तो उसके अलावा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ऑडिट पे जाता कहते हैं फिक्स एसेट दर्ज की डिटेल ले आओ, डिटेल आते हैं कहते हैं यार जरा इसकी ज़रा और डिटेल ले आओ, वो फाइल लेकर आते हैं, अच्छा यार इसकी फलां चीज़ दिखा दो। एक बात कर रहा हूँ, तो वेरीफाइबल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो भी चीज़ हो वो वेरीफाई हो सकें, ये ना हो कि ये फिगर कहाँ से, पता ही कोई नहीं। तो अकाउंटिंग जब हम करते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर होती हैं वो कहाँ से होती हैं, वो जर्नल एंट्री से, लेजर से, ट्रायल से फिर बनती हैं। तो जर्नल एंट्री और लेजर जो होते हैं, ठीक है, वो जब बन रहे होते हैं तो हम हर एक चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं, वाउचर्स के साथ सपोर्टिंग एविडेंस भी लगे होते हैं, जो खर्चा होता है उसके नीचे उसके बिल्स भी लगे होते हैं। जब आप जाएंगे ऑडिट्स के ऊपर आप देखेंगे तो वेरीफाइबल होती हैं फिगर्स। ऑडिटर जाके यही चेक करता है कि जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं भी हैं या वैसे ही बस हवा के अंदर,
वो कोई भी चीज़ निकलवा ले वहाँ से वो देखता है, वो उसके एविडेंसेस मांगता है, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। ठीक है। टाइमलीनेस क्या मतलब आप ये एंड हुआ अभी 31 दिसंबर 2021 पे, ठीक है। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3-4 महीने में तो बन ही जाए, 4 महीने में तो एजीएम भी करनी होती है अगर लिस्टेड कंपनी है तो, ठीक है। आपकी 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने का वक्त आया और अभी फिलहाल आप 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं बैठ के, वो कोई फायदा है उसका? ठीक है। तो अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही हैं जो टाइमली बेसिस पे यूजर को मिल जाएं, बस। दिस मीन्स हैविंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू डिसीजन मेकर in time to be capable of influencing their decision. Understandability of information is made understand by classifying, characterizing, presenting clear and concise manner. बस सिंपल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कॉस्ट कंस्ट्रेंट भी होता है, इतना ना खर्चा हो आपको कि जी देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन की वैल्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है, ठीक है ना। तो जस्ट आपने ये वैसे पता नहीं ये क्यों लाइन मैंने अंडरलाइन कर दी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी, ठीक है। बेनिफिट ऑब्टेन्ड फॉर फाइनेंशियल शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड प्रोवाइडिंग इट, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो यूटिलिटी है वो उनको बनाने की जो कॉस्ट पड़ी है, जो आपने सिस्टम्स लगाए हुए हैं, जो आपने स्टाफ रखे हुए हैं, आप जैसे लोग रखे हुए हैं, ठीक है, जो उनकी कॉस्ट पड़ी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से आने वाली वैल्यू जो है वो उस कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। बस ये भी एक करेक्टरिस्टिक ही है इसकी, ठीक है ना। तो बस इतनी ही बातें आपने जो मैंने अंडरलाइन करवाई हैं, बस ये आपने अंडरलाइन कर ली हैं। और इनको भी अंडरलाइन बातों को भी सिर्फ जितनी बार रिवीजन करने बैठो ना, बस एक बार उसको ऐसे ही पढ़ो। आप रिवीजन करते हो, सारा सिलेबस रिवाइज करोगे ना, अब एक आपने अभी मॉक से पहले रिवाइज करना है एक दफ़ा, ठीक है, फिर मॉक के बाद एक दफ़ा रिवाइज करना है, फिर माशाल्लाह सुना है इस दफ़ा छुट्टियां भी ठीक ठाक हैं तो बीच में एक रिवीजन आप मैं तीसरी और कर रहे हो। मैं कहने का मतलब ये आप 10 बार रिवीजन करो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। जितनी बार रिवीजन करो ना, इस चैप्टर को ओपन करना है और ये थ्योरी जितनी मैंने अंडरलाइन करवाई है सिर्फ उतनी को ही पढ़ते हुए आपने सिर्फ रीड करके गुजर जाना है। इसके ऊपर आपने इस चैप्टर की जो 8-10 सफ़े हैं इनको पढ़ने में आपने आधे घंटे से ज़्यादा किसी भी रिवीजन के अंदर नहीं लगाना। ओके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 रीड ऑनली है, पढ़ लेना एक बार। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे रिवीजन क्लास में पूछ भी सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 भी रीड ऑनली है। रीड ऑनली है ना, कंसिस्टेंसी क्या है, मटीरियलिटी क्या है, ये सारी बातें आपने इंटर में पढ़ी होती हैं, फिर भी आप इनको पढ़ें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी इंट्रो वाले ही हैं सारे, लेकिन आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता दूंगा। रीड ऑनली कर लेना। हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये मुख्तलिफ बेसिस यूज हो सकती हैं, लेकिन हम नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिलायबल वैल्यू, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन जब गड़बड़ हो जाए तो उस वक्त बनानी पड़ती है। छोड़ो इस बात को, बस एक दफ़ा पढ़ लेना इसको भी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, बस ये आखिरी बात है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज़ के अंदर बेतहाशा इसी को ही टेस्ट करता है वो, तो मैं ये आपको समझा देता हूँ। ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है आईकेयर की बुक की, इसी को ही कर लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, बड़ी सादा सी बात है ये, ठीक है, समझिएगा ज़रा। एक्स लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑन यकम जनवरी विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच कॉस्ट 10,000। बड़ी सादा सी एग्जांपल है, वो कह रहे हैं जी यकम जनवरी को एक्स लिमिटेड ने बिजनेस शुरू किया है, 10,000 रुपये की एक आइटम खरीदी है, ठीक है एक्स लिमिटेड। अच्छा चले, ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द आइटम फॉर 14,000 कैश, ठीक है। आगे ना पढ़े फिलहाल। इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बनाऊं, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तीन इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है मैंने। इनकम स्टेटमेंट बनाऊं अगर मैं, अब ठीक है, इनकम स्टेटमेंट नज़र आ रही। अच्छा, तो सेल
14,000 है, 14 कर दूं, चलो 14,000 ही लिख लो, आगे तो छोटी सी फिगर है, लेकिन यार 14 में भी जगह ज़रा 14,000 लिखने में। 14 की सेल की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं तो यही कॉस्ट ऑफ सेल हो गई ना, लिख दूं डायरेक्ट 10, ठीक है। आईकेप की एग्जांपल है, छोड़ दो मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ओके, नेट प्रॉफिट आ गया, कितना 4, ओह अच्छा जी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी में कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल जिसे कहते हैं, बोलो बोलोगे तो तब जब कुछ नज़र आएगा। अच्छा, ये फिर एंड पे ना नोट कर लेना, ठीक है ना, अभी कुछ लिखे ना, मैं यहाँ से फिर आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक पिक्चर के अंदर आपकी ये डिस्कशन आ जाए, बस आप पिक्चर ले लेना, ठीक है। इक्विटी में आपके नज़र आएगा शेयर कैपिटल, भाई देखें शेयर कैपिटल वही 10,000 रुपये हैं जो इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया गया है, ऐसा ही है कि नहीं। एक्स लिमिटेड कमेंस बिजनेस विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, 10,000 की चीज़ से ही बिजनेस शुरू किया, तो समझो यही कैपिटल था ना, ठीक है, और वही फिर बेच भी दी है। तो आप यूँ अज्यूम कर लो 10,000 कैश लेकर आए और फिर उससे चीज़ खरीदी और फिर वो बेच दी, जो मर्जी कर लो, ठीक है, ओके। तो 10,000 शेयर कैपिटल है कि नहीं है, है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स में ओपनिंग तो ज़ीरो था, फॉर द ईयर प्रॉफिट कितना आया 4 रुपये, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। जी कितना, ये तो 4 बैलेंस शीट, 3 बैलेंस शीट तो नहीं बननी, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बनाई तो चलो गुजारा हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इक्विटी में कितने पैसे पड़े हैं टोटल, अभी तो बिल्कुल सिंपल बेसिक वाला काम हो रहा है, ऐसे ही है, 14 रुपीज़ हमारे पड़े हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ तो कोई अलग से है नहीं। एसेट साइड पर हमें क्या मिलेगा जी, क्योंकि ये अब बैलेंस हो जाना है ना, एसेट साइड पे सिर्फ एक ही एसेट है और वो क्या है, कैश। जो हमने चीज़ें बेची वो कितने की बेची हैं, 14 रुपये की, इन कैश बेची है ना, तो ये कैश हमारे पास आ गया 14, और ये हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड हो गई बराबर। कोई मसला, कोई मसला है जी, कोई मसला तो नहीं है, चलो। अच्छा, अब ये है ईयर, मिसाल के तौर पे 2022 जो गुजरा, 2022 के अंदर ये बिजनेस हमने किया, ठीक है, और 2022 के अंदर ये हमारे बिजनेस की पोजीशन है, ठीक है। अब 2023 के अंदर जब हम यही बिजनेस कंटिन्यू करना चाहेंगे तो क्या हम ये कंटिन्यू कर सकेंगे बगैर कोई और चीज़ देखे, बताओ। अभी कोई और चीज़ नहीं देखी हमने, बस इतनी बात है। हाँ, अगर हम इसी लेवल के ऊपर ऑपरेट करना चाहें तो हम फिर एक यूनिट खरीदेंगे और फिर एक बेच देंगे। क्यों? क्योंकि हम पता है क्या कर रहे हैं। अब ज़रा देखना, मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ इस फॉर्मेट को, मैं यूँ लिखता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये बेस बन गई तो बस उसके बाद फिर कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ तक काफ़ी होगा। रिटेन्ड अर्निंग्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी वक्त यूज़र
ड्रॉ कर लेता है, ऐसे ही है, क्या ख्याल है? तो अगर हम 4 रुपये विड्रॉ भी कर लें, ड्राइंग कर लें, या कंपनी है डिविडेंड के तौर पे पूरे 4 रुपये बांट दें, ओनर की है ना, तो भी हम ऑपरेट कर सकते हैं इसी लेवल के ऊपर। कोई मसला नहीं है हमें भाई। 10 रुपये की चीज़ पहले भी खरीदी थी, 10 रुपये की चीज़ फिर खरीद लेंगे, फिर बेच देंगे, और इसी लेवल पे अगर हमने ऑपरेट, देखो रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट ही क्या होता था, अर्निंग्स रिटेन होंगी, री इन्वेस्ट होंगी, बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं, ग्रो नहीं करा रहा मैं, कह रहा हूं जितने पे हैं उतने पे रह लें। तो सादा बात है, 10 रुपए की चीज खरीदी थी, 14 की बेची, 4 का प्रॉफिट आया, रिटेन अर्निंग में पड़ा है, निकाल घर भी ले जाओ, 10 तो कैपिटल में पड़ा है ना, ठीक है। अगले बार फिर 10 रुपए की चीज खरीदेंगे और फिर 14 की बेचेंगे और फिर 4 प्रॉफिट कमाएंगे। यहां तक को मसला। पर अब एक छोटा सा मसला आया। वो मसला क्या है? वो मसला ये है, ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन वॉज 5%, महंगाई 5% बढ़ जानी है। अब आपने अपने कैपिटल को मेंटेन तो किया, लेकिन सिर्फ मनी टर्म्स में, मनी फॉर मनी, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, क्या मतलब 10 ठीपे आपने रख लिए ना, ये 10 ठीपे आपने इस साल में इस्तेमाल किए और आपने फिर 10 ठीपे साइड पे रख लिए और आपने कहा अगले साल भी इसी 10 ठीपों की मैं यही इन्वेंट्री के आइटम खरीदूंगा और बेच दूंगा। तो किसी साथ वाले ने कहा अगली बार ये 10 ठीपे आपके वो आइटम नहीं खरीद सकते। यानी अगर मैं रियल टर्म्स में बात करूं, ये क्या बात हुई? ये मैंने कौन सी मेंटेनेंस की है? ये मैंने कैपिटल मेंटेनेंस की है। कौन सी? मैंने फाइनेंशियली तो कैपिटल मेंटेन किया है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कहते हैं, लेकिन मनी टर्म्स में। क्या मतलब? मनी फॉर मनी यार, पैसा पड़ा है बस भाई, आज का 10 रुपया कल के 10 रुपए के बराबर नहीं है। आप मनी टर्म्स में बात कर रहे हो, रियल टर्म्स में बात करो तो यही वाला आइटम इस लेवल पे ऑपरेट करना है, तो यही आइटम मैंने दोबारा खरीदना है, यही वाला आइटम मुझे अगले साल 10 रुपए का नहीं मिलना, बल्कि कितने का मिलना है? 10 इंटू 1.1%, 1.05% करो, कितना बनता है बेटा? जनरल की बात ही कर रहा हूं फिलहाल, 10.5, 10.5 रुपए का बनता है। इसका मतलब मुझे 10.5 रुपए अपने पास मेंटेन करने चाहिए इक्विटी में, और बाकी 3.5 रुपए ऐसे हों जो मैं घर लेके जा सकता हूं अगर मैं इसी लेवल पे मेंटेन करना चाहता हूं अपने आप को। तो इसका मतलब अगर मैं फाइनेंशियली ही मेंटेन करना चाह रहा हूं, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की ही बात कर रहा हूं, लेकिन वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में रियल टर्म्स में कह रहा हूं, रियल टर्म्स जी, रियल टर्म्स, तो क्या करना पड़ेगा? अब जरा ध्यान से देखिएगा। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स तो वही होनी है 14 की, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स वही 10 रुपए की होनी है ना भाई ना। अभी तो 2022 चल रहा है, ठीक है, ओके। अब जब यहां पर मैं 4 निकालने लगूंगा ना, तो मुझे कोई कहेगा ओ भाई साहब इस प्रॉफिट में से ना थोड़े से पैसे अलग करके रख लो महंगाई के लिए, क्योंकि आपको अगली बार 10 रुपए की ये चीज़ नहीं मिलनी। हमने कहा हाँ यार, कहते तो तुम ठीक हो, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से लेस किया, एक रिजर्व बनाया जिसको हमने कहा इन्फ्लेशन रिजर्व। क्या कहा जी? इन्फ्लेशन रिजर्व। 10 रुपए की चीज़ कितने % महंगी हो जाएगी? 5%। तो कितना बना? हमने ये 0.5 भी प्रॉफिट में से निकाल लिया, बाकी कितना बच गया? 3.5, ठीक है। अब बैलेंस शीट की बारी आई, तो इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल जो आ रहा था वो तो पहले 10 ही था, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन रिजर्व भी मैंने यहां पर, ठीक है, इन्फ्लेशन रिजर्व कितना? 0.5। अब मेरा कैपिटल कितना हो गया? 10.5। नाउ आई एम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल अगर 5% महंगाई भी हो गई, जो कि जनरल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या बचेगा मेरे आज?
3.5, ये बेशक निकाल के भी ले जाओ आप, ठीक है, बात समझ रहे हो। और एसेट साइड पे मेरे पास वही कैश है। ओके, नाउ आई हैव मेंटेन्ड माय कैपिटल, आई हैव मेंटेन्ड माय कैपिटल इन रियल टर्म्स। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो मैंने अब मनी फॉर मनी नहीं अपने पास मेंटेन किया, बल्कि महंगाई के असरात को भी अपने पास मैंने कैटर कर लिया है। अब मैं बिजनेस से निकालूंगा ही कितने, 3.5, क्योंकि भाई मैं इस बिजनेस को इस लेवल पे ऑपरेट करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये यूज कोई नहीं होते, ये बस एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, ये यूज कोई नहीं करते लोग, यूज वही होता है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला ही निज़ाम चल रहा है बस, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है अब तो, ठीक है ना, ये नॉर्मल यूज नहीं होता, लेकिन है तो सही कॉन्सेप्ट है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक और मसला आया, एक और साथ वाला मिला और उसने कहा ओ भाई साहब, जनरल रेट तो ठीक है 5% है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की तुम बात कर रहे हो ना, यानी जिस बिजनेस में तुम ऑपरेट कर रहे हो, उसमें 5% अलग करने से काम नहीं चलना तुम्हारा। तुम 5% अलग कर भी लो तो जो तुम्हारे वाली प्रोडक्ट है ना, ये अगले साल 10% महंगी मिलनी है। तो हमने कहा ओल्ला यार, बट इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू आइटम, टू द आइटम इज 10%। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब अब मुझे कैपिटल मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब होता है जी, ये जो फिजिकली जो चीज मैं ऑलरेडी लेकर चल रहा हूं, ये स्पेसिफिक चीज यही मुझे कल को मिल जाए। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, वही 2000। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं भाई, 2022 के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कैपिटल मेंटेन करने के, जो बताए जा रहे हैं आपको, करते लोग यही वाले हैं वैसे, खैर। अच्छा, अब सेल्स 14 रुपीज़ की लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 10 रुपीज़ की, लेकिन लेस कर देंगे हम इन्फ्लेशन रिजर्व, और अब 10 का 10%, यानी पूरा 1 रुपया अभी से ही अलग कर लो, प्रॉफिट के अंदर से ही निकाल लो, और 3 रुपये अब चाहो तो रिटेन्ड अर्निंग में ले जाओ, घर ले जाने हो तो घर भी ले जा सकते हो, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी है, उस इक्विटी में मेरा शेयर कैपिटल जो पहले पड़ा था 10 रुपये, ये एक में उठाकर इधर ले आया, ठीक है। ये कौन सा रिजर्व है जी? और यार जैसे जनरल रिजर्व, बिल्डिंग रिजर्व, पैसे अलग करके रख रहे हैं ना, इन्फ्लेशन रिजर्व, हम कह रहे हैं जी ये पैसे तो अलग करके रखो ना, इसको निकालना नहीं है बिजनेस से। अगर बिजनेस चलाना है तो नहीं चलाना तो ठीक है, फिर अगली बार से बस, ठीक है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसके पूछता है, अगर वो पूछे तो इस टॉपिक में से, तो ये दो एमसीक्यूज अक्सर इसके आए होते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन रिजर्व में 1 रुपया पड़ा है, और इधर देखो, अब चाहे ये वाली प्रोडक्ट हमारी महंगी भी हो जाए, हम ले लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम घर लेकर ही कितने जाएंगे? 3, अगर ले भी जाएं सारे के सारे तो, ठीक है जी। और एसेट साइड पर सिर्फ कैश ही पड़ा है हमारे पास 40, ठीक है जी। ये सही नजर आ रहा है? इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं क्या, पहले ये देख लेना एक बार। कैपिटल, ये बाद में नोट कर लेना, और कैपिटल मेंटेनेंस जो ऊपर लिख रहा हूँ पहले मैं अलग अलग ही रखूँगा, ठीक है ना। कैपिटल मेंटेनेंस 2 तरह की होती है, एक होती है फाइनेंशियल और दूसरी होती है फिजिकल। फाइनेंशियल में फिर आगे 2 तरह की थी, ठीक है, मैंने ज़रा इस तरह से पढ़ा दिया जी, उलट चल के, ठीक है ना, बात समझ आइए। कैपिटल मेंटेनेंस 2 तरह की होती है, एक फाइनेंशियल, दूसरी फिजिकल। फाइनेंशियल के अंदर फिर फाइनेंशियल मनी टर्म्स सेम वही, और रियल टर्म्स इन्फ्लेशन जनरल को कैटर करते हुए, ठीक है। और फिजिकल मेंटेनेंस जनरल नहीं, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को भी हम कैटर कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। जरा देखो ये तस्वीर में सही आ जाएगा, ये सारा तस्वीर में सही आ जाएगा, चल।
वो कहता है मैंने सेल्फी वाला कैमरा ऑन किया होता। भाई ज़रा पॉज करिएगा आमिर भाई। अच्छा जी, अब देखें प्लीज़ 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 बेटा प्लीज़, ये कैपिटल मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको अब यहाँ से आपने सिर्फ रीड ऑनली कर लेना है एक बार। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने ये आ चुका है, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, पढ़ोगे तो यही बातें ही होंगी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको एग्जाम्पल नज़र आ रही है ना जी, ये दरअसल वो आई कैप की ही एग्जाम्पल है और उसका डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। बस वो पूरी फिगर्स के अंदर या उसी को शायद 1000 में, मतलब वो 10,000 की बजाय यहाँ 1 लाख है, बाकी सब वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना, तो कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो ये ना समझिएगा ये क्या होगा, सब कमेंट्री वगैरह पढ़ लीजिएगा एक बार। आई कैप के पास पेपर में कुछ पुराने सवाल भी हैं, ठीक है, इनको एक नज़र देख ज़रूर लीजिएगा। लेकिन एमसीक्यूज़ अगर आप देखेंगे ना, पढ़ने एक बार सवाल देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं एमसीक्यूज़ की तरफ आना चाह रहा हूँ। ये देखें, स्प्रिंग 2021 के अंदर, स्प्रिंग 2021 के अंदर एमसीक्यू क्या है जी, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में क्या होगा, ठीक है जी। फिर मेजरमेंट बेसिस की बात कर दी उसने। ये देखें फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, अभी इतना अरसा हुआ भी नहीं, खैर ये 2-3 अटैम्प्ट्स के अंदर, आप रिसेंट अटैम्प्ट्स के अंदर उठाकर देख लेंगे, ठीक है, आपको ये एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे कैपिटल मेंटेनेंस वाले, ठीक है ना। तो आपने ये एमसीक्यूज़ कर लेने हैं, क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। ये चैप्टर थोड़ा सा आपके एंड पे है, सिर्फ रीड कर लेना है एक बार इन बातों को और क्वेश्चंस को देख लेना है। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि आपसे ये ना हो। थेरेटिकली ज़रा मुश्किल है कि आपसे वो रिप्रोड्यूस करवाए। एमसीक्यूज़ के अंदर इस चैप्टर में से 2-4 नंबर 5 नंबर आ ही जाया करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अभी मैं क्लासेस को यहाँ पर रोक रहा हूँ। नॉर्मल क्लासेस जो है वो कह सकते हैं यहाँ पे एंड हो गई हैं। अब 1-2 एबनॉर्मल क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम हर टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं, कोई डिस्कस करने वाले, कोई टेस्ट रहता है, मुश्किल सवाल, रिसेंट अटैम्प्ट का सवाल, कोई उस टॉपिक का अटैम्प्ट नहीं डिस्कस हुआ, यानी सब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि बिल्कुल कभी नहीं क्लास में डिस्कस हुई, सिर्फ उन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे उन क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को वो मैसेज करवा दूंगा। तो आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हों वो फिज़िकली तशरीफ़ ले आइएगा, जो मौजूद ना हो वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी लेक्चर, वो उनको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक और बात भी थी वो जहन से निकल गई। बहरहाल उस क्लास के बाद एंड पे फिर इख्तितामी कलमात, थोड़ी सी बातें उसके ऊपर भी कर लेंगे, एग्ज़ाम टिप्स के ऊपर। फ़िलहाल तो आपके लिए एग्ज़ाम टिप यही है कि आप अभी से इस क्लास के ख़त्म होते ही आप रिवीजन शुरू कर दें। आप ईपीएस का टॉपिक फटाफट तैयार करें। दोबारा ईपीएस का टॉपिक करने का तरीका ये होगा, एक सीटिंग में बैठ के सारे क्लास वर्क वाले सवाल, होमवर्क वाले सवाल बेशक आप उस तफसील से ना कीजिएगा, क्लास वर्क वाले सारे सवाल एक सीटिंग में करने हैं आपने। थ्योरी को एक नज़र पढ़ना है आपने, उसके बाद सारे एमसीक्यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही रेशोज़ के लिए भी आपने एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा टाइम देना है और ये रिवर्स ऑर्डर में चलते जाएं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने फ़िलहाल नहीं पढ़ना है, उनको मैं अब टाइम दूंगा। ये 5-6 दिन जो आपसे मांगे इसके अंदर मैं उसमें देख लूँगा। मैं बाकी अपने सीनियर्स को भी देख लूँगा, मार्केट को भी देख लूँगा, क्या नॉर्मली चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे कि सिर्फ थेरेटिकली हमने उसमें से कुछ बातें देखनी हैं या कोई एक आधा क्वेश्चन मज़ीद करने की ज़रूरत है, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह। बाकी तो पेपर डे तक मैं आपके साथ ही हूँ, आप ऐसे समझ लें। मुझे जब भी कभी कोई चीज़ महसूस हुई कि मुझे करवा देनी चाहिए थी, तो कंप्यूटर मौजूद होता है ऑन स्क्रीन कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग के साथ भी आपको कोई ना कोई जो है वो वीडियो शेयर की जा सकती है, एक मैसेज करके यूट्यूब के ऊपर से अपलोड किया जा सकता है। वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, ठीक है ना। लेकिन स्टिल मैं कोशिश यही करूँगा कि जो अगली 2 या 3 क्लासेस एंड वाली हों उनके अंदर हम चीज़ों को काफ़ी हद तक कर लें। 100% तो बहरहाल कोई भी दावा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश यही होगी कि चीज़ों को हम कर लें। बाकी मेहनत करना हमारा काम है, आगे रंग लगाना तो अल्लाह का ही काम है, ठीक है। तो डरते रहें अल्लाह से और अम्मा अब्बा की खिदमत करते रहें और नमाज पढ़ते रहा करें और पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आखिरी महीने से भी कुछ दिन ज़्यादा ही हैं आपके पास, ये आपके पास गोल्डन टाइम है। जो कमी बेशी सेशन के अंदर हुई है वो सारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। 13 से 14 घंटे प्रोडक्टिव में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है, ठीक है ना।
13 से 14 घंटे प्रोडक्टिव, यानी कि दिमाग भी किताब पे, आंख भी किताब पे, ठीक है। ये काफ़ी होंगे 3 पेपर्स के लिए अगर आप 13 से 14 घंटे प्रोडक्टिव, और इसके लिए बैठना कम से कम 15-16 घंटे पड़ेगा। 15-16 घंटे बैठेंगे और ज़बरदस्त तरीके से बैठेंगे तो 13-14 घंटे प्रोडक्टिव निकलेंगे। 3 पेपर्स की कोई मजाल नहीं है कि वो पास ना हो, ठीक है। जो मुस्कुरा रहे हैं भाई वो फिर मुस्कुराते रह जाएंगे। देखें, अगर 3 पेपर रखे हुए हैं तो 24 घंटे में से आपको 15 घंटे बैठना ही पड़ेगा, तभी ये बात इस तरफ जाएगी, ठीक है। 13-14 घंटे तभी निकलते हैं प्रोडक्टिव, और ये काफ़ी है, ठीक है। आपके पास 15 घंटे बैठने के बाद भी आपके पास तकरीबन 8 से 9 घंटे हैं, ठीक है। अब नॉर्मली आप 6 से 7 घंटे सोकर इन दिनों के अंदर अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। बाकी नमाज़ पढ़ें, घर वालों को, अम्मा अब्बा को थोड़ा टाइम दें, कोई गेम शेम छोटी मोटी एक्टिविटी होनी चाहिए 1-8 घंटे के लिए, असर से मगरिब वो कर लिया करें। लेकिन बस यही काम ही हो आपके, बस नमाज हो, खाना हो, 1 घंटे को आपने अगर करनी है गेम तो हो, बस उसके अलावा और कोई काम ना हो। 6 से 7 घंटे का सोना हो बस। तो ये अब अरे एक और छोटा सा मसला भी आएगा, चलें वो मसला आखिरी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल तैयारी शुरू कर दें। जी इंशाल्लाह वही काफ़ी होंगे। रिवीजन प्लान में भी जो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा 95% क्वेश्चंस वही होंगे जो हमने क्लास में या होमवर्क में किए हुए हैं। तो इसलिए रिवीजन प्लान का इंतज़ार नहीं करना आपने, बल्कि आपने तरतीब से काम शुरू कर देना है। जिस टॉपिक को भी लेना है आपने लेक्चर नोट्स की लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आपने करना है। जिस तरतीब से क्लास वर्क और होमवर्क के सवाल क्लासेस में हुए थे उसी तरतीब से रिवीजन करनी है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आपने कैश फ्लो का एक सवाल क्लास वर्क में किया, एक होमवर्क में किया, रिवीजन करते हुए, पहली रिवीजन करते हुए वो दोनों सवाल आपने करने, तो एक दिन में वो नहीं करने, फिर वो आपको 1-1.5 घंटे में करने पड़ेंगे दोनों सवाल, ताकि आप एक दिन में कोई 8-10 लेक्चर आप कैश फ्लो का टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, एक दिन में हो जाए, नहीं तो 2 दिन में हो जाए, बस इतना ही हो, ठीक है। मोटे मोटे बड़े 4-5 टॉपिक्स ही हैं जिनके अंदर ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप मेरे ख्याल में तो 8 से 10 दिन के अंदर, अगर आप बाकी पेपर्स को भी साथ लेकर चलते हैं, 8 से 10 दिन में आपकी रिवीजन एक हो जानी चाहिए। और अगर सिर्फ एक ही पेपर करने के आदमी कुछ बचे तो एक पेपर पहले करूँगा फिर दूसरा बाद में, फिर हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। मैं तो किसी को सही किसी को गलत नहीं कह रहा, मेरी अपनी तरतीब ये होती थी कि मैं अगर 4 पर्चे होते थे तो 2-2 करके कर लेता था। अगर 3 हो तो बंदा कोशिश कर सकता है, 4 मुझसे तो मैनेज नहीं होते थे इकट्ठे एक दिन में, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते थे मेरे साथ ही इक्वली, वो भी पास होते रहे हैं, इफेक्टिव रहा उनका भी। वो क्या करते थे, वो एक पर्चा पहले पढ़ लेते थे, वो ख़त्म करके फिर उसको साइड पे रख के दूसरा पढ़ लेते थे, फिर तीसरा। मेरे से इस तरह से नहीं हो सकता था, मैं 2 या 3 पेपर्स साइमल्टेनियसली चलाता था, ताकि ज़रा मुझे बोरियत भी नहीं होती थी। कभी थोड़ा सा एक पेपर पढ़ लिया, कभी लॉ पढ़ रहा हूँ, कभी अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, कभी वो, इस तरह थोड़ा सा काम मिक्स होने से ज़रा इंटरेस्ट बना रहता था। बाकी ये हर किसी की अपनी अप्रोच होती है। बॉटम लाइन यही है कि आपने प्लानर तो आखिरी क्लास के बाद ही बनाना है, लेकिन अभी जो रिवीजन भी कर रहे हैं या प्लानर जब भी बन जाए, बॉटम लाइन यही है कि 13 से 14 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ने को देना है आपने, इंशाल्लाह पर्चा पास हो जाएगा, ठीक है जी। ज़िंदगी रही तो रिवीजन क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।